हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या होती है वो हमने पढ़ी, साथ ही हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या होती है वो हमने देखे और मेंडल का संक्षिप्त इतिहास हमने देखा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लेसन 3 जो है RBSc का, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी है जो संबंधित है जेनेटिक्स से, और आगे के जितने भी सिद्धांत हैं वहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित होता है, आपका 1 नंबर निश्चित है। यदि आपने ये 14 जो परिभाषाएं हैं ये समझ ली तो आपका 1 नंबर निश्चित हो चुका होगा। देखो, शुरू करते हैं, इन परिभाषाओं को एक एक करके समझते हैं आखिर ये क्या है और आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो परिभाषा है वो है जीन। सबसे पहले है जीन। देखो, जितने भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्रोमेटिन पदार्थ होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ। और ये क्रोमेटिन पदार्थ विभाजन के समय गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र। वास्तव में ये जो गुणसूत्र है बना हुआ है DNA प्लस प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये जो DNA का बहुत सारे भाग, बहुत सारे ऐसे टुकड़े होते हैं, इसके कुछ ऐसे खंड होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। अब जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो श्योर है उनको कोई न कोई निर्धारण करता होगा, और उनका निर्धारण करने वाला जो संरचनाएं होती है इस गुणसूत्र पर, DNA का वो खंड जो उन लक्षणों का निर्धारण करता है, जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करता है, वो ही जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? गुणसूत्र या DNA का वह खंड, गुणसूत्र कह दो DNA कह दो एक ही बात है, लेकिन DNA से कहो तो ज़्यादा बढ़िया है। DNA का वह खंड जो किसी एक लक्षण का, जो किसी एक आनुवांशिक लक्षण का निर्धारण करता है, जीन कहलाता है। क्योंकि पिता से बहुत सारे लक्षण उसकी संतान में जाने वाली है, तो वो लक्षण लेके जाने वाला कैरियर तो कोई तो होना चाहिए, और वो कैरियर, वो वाहक जो है वो जीन होता है। तो आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारण करने वाली जो DNA का खंड है, जो संरचना है, वो जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करने वाली संरचना किसमें? DNA में। तो DNA का वह खंड, हम ऐसे कह सकते हैं, आप इसे लिख सकते हो, DNA का वह खंड, DNA का वह खंड जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। ठीक है, ये जो जीन शब्द है, ये जो शब्द आज हम यूज कर रहे हैं, ये जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने शब्द दिया था। मेंडल ने इस जीन की जगह फैक्टर शब्द यूज किया। फैक्टर या कारक, हिंदी में हम कहें कारक, ये कारक शब्द यूज किया था मेंडल ने जीन की जगह। मेंडल को मालूम नहीं था, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने वाली कोई संरचना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन लक्षणों को लेकर जाती है। उस संरचना को मेंडल ने फैक्टर या कारक नाम दिया था, जिसे बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन नाम दिया। तो पहली परिभाषा हमारी हो गई जीन। क्या होती है? DNA का वह खंड जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करता है, जीन कहलाता है। ठीक है, अब यहीं इसी पर हम दूसरी संरचना, दूसरी जो परिभाषा है वो भी देख लेते हैं। दूसरी है युग्म विकल्पी या एलील। युग्म विकल्पी या एलील। देखो, कोई सा भी लक्षण अगर होता है तो उसके 2 रूप जरूर होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर 2 रूप होते हैं। जैसे पौधे की लंबाई है तो वो छोटा होगा,
और लंबा होगा। जैसे पुष्प का रंग है तो वो पीला होगा या सफ़ेद होगा। अगर जैसे मटर की बात करें, मटर में गोल बीज होंगे या झुर्रीदार बीज होंगे। हमारी आँखों का जो रंग है काला होगा या भूरा होगा। इस तरह प्रत्येक लक्षण के दो रूप होते हैं, प्रत्येक लक्षण के दो रूप होते हैं और उन रूपों को ही युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। उन रूपों को ही युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं और उनका निर्धारण भी दो अलग अलग जीन करते हैं। एक ही जीन के दो रूप इसका निर्धारण करते हैं। जीन अलग अलग नहीं होंगे, उसके दो रूप होंगे, दो अलग अलग गुणसूत्रों पर, होमोजाइगस गुणसूत्रों पर वो होंगे। जो समजात गुणसूत्र हैं, एक जैसे दो गुणसूत्र जो हैं उन पर वो होंगे। ठीक है, तो किसी भी लक्षण के दो स्वरूप जो है, उसके जो दो जीन जो इसका निर्धारण करते हैं उसे एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। हर एक लक्षण, जितने भी लक्षण हैं हम जितने रखते हैं, उन लक्षणों के जो दो स्वरूप होते हैं उनका निर्धारण जो जीन करते हैं उसी को हम युग्म विकल्पी कहते हैं। दो रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं, एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की अगर लंबाई की बात करें तो पौधे की लंबाई के दो स्वरूप हो सकते हैं। लंबा पौधा हो सकता है और दूसरा बौना पौधा है। लंबे के लिए अगर हम मान लो उसका जीन टी माने और इसके लिए स्मॉल टी माने तो ये इसके युग्म विकल्पी हो गए। इसकी लंबाई के युग्म विकल्पी कौन से हो गए? लंबापन और बौनापन, टी और स्मॉल टी। लंबेपन के लिए टी, बौनेपन के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह प्रत्येक लक्षण के लिए जो दो युग्म विकल्प होते हैं, देखो नाम से पता चल रहा है, युग्म यानी कि जोड़ा, दो विकल्प यानी स्वरूप, विकल्प होते हैं, दो विकल्प हैं। ठीक है, हर एक लक्षण के दो विकल्प होंगे, उस विकल्प को ही युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, जिनका निर्धारण उस जीन के दो स्वरूप ही करते हैं। जीन यहाँ एक ही है, उसके दो रूप जो है, एक इसका प्रभावी रूप और एक अप्रभावी रूप इसका निर्धारण करता है। ठीक है, तो दो परिभाषाएं हो गई हमारे जीन और युग्म विकल्पी। अगला है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। बहुत सारे ऐसी है जो आपको एक साथ याद रखनी है। ये जो दो हैं ये आपको एक साथ याद रखनी है। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, समयुग्मजी, सम यानी समान, युग्मक अगर युग्मक समान है तो समयुग्मजी। विषमयुग्मजी जिसमें युग्मक भिन्न भिन्न हो। कैसे? युग्मक, कौन से युग्मकों की बात हो रही? अभी हमने देखा कि एलील, प्रत्येक लक्षण जो है उसके दो एलील होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। अगर युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक साथ, एक ही तरह के दोनों स्वरूप एक साथ मौजूद हो तो उसे समयुग्मजी। ठीक है, किसी एक लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी यदि एक साथ हो, युग्म विकल्पी हमने देखे दो होते हैं, जैसे पौधे की लंबाई के दो युग्म विकल्पी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यदि दोनों युग्म विकल्पी एक साथ है, लक्षण में अगर उसके जीन प्रारूप में अगर दोनों एक साथ है तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। और अगर उसके दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग है, जैसे ये वाला युग्म विकल्पी, ये दोनों अगर एक साथ है, उसके दोनों युग्म विकल्पी जो दो रूप अलग अलग है, तब उसे विषम युग्मजी कहते हैं। विषम युग्मजी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसी लक्षण के निर्धारण करने वाले जो युग्म विकल्पी अगर वो समान रूप से है, दोनों के दोनों समान रूप से है तो उसे समयुग्मजी। ठीक है, अगर ये है तब भी समयुग्मजी होगा, ये है तब भी समयुग्मजी अवस्था होगी। और यदि इसके दोनों स्वरूप एलील दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे है, मतलब लंबेपन का और बौनेपन का दोनों के अगर स्वरूप एक साथ है तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। अगर युग्मक समान रूप से है तो समयुग्मजी, विषम है तो विषम युग्मजी कहते हैं। क्योंकि जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन, जो द्विगुणित कोशिका है वो विभाजित होके अगुणित युग्मक बनाती है और नर युग्मक और मादा युग्मकों से वो द्विगुणित पुनः हो जाती है। ये युग्मक होते हैं
और युग्मकों में हमेशा लक्षणों का एक ही स्वरूप, एक ही एलील प्रवेश करता है। ठीक है, एक ही, जैसे मान लो यहाँ इस तरह का था, ठीक है, बाद में ये युग्मक बने। अब युग्मक में बाद में इन युग्मकों का जब संयोजन होगा तो संयोजन किस रूप में हो रहा है? अगर दोनों समान रूप से एक ही प्रकार के युग्मक संयोजित हो रहे हैं तो उसे समयुग्मकी कहेंगे। ठीक है, समयुग्मजी कहेंगे। अगर दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक संयोजित हो रहे हैं, मान लो यहाँ ये और ये युग्मक संयोजित हो रहा है, तो यहाँ दोनों युग्मक भिन्न है कि नहीं? और जब दोनों युग्मक भिन्न है तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने दोनों परिभाषाएं देखी, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ये क्या होती है? जब किसी युग्म विकल्पी में दोनों जो स्वरूप समान हो, दोनों युग्मक समान हो, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, और अगर दोनों युग्मक भिन्न हो, किसी युग्म विकल्पी में दोनों भिन्न हो, तो वो विषम युग्मजी कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम युग्मजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में जो परिभाषाएं आती है दो अलग, वो है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। नेक्स्ट है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। ये भी आपको दोनों एक साथ याद रखनी है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। देखो, यहाँ हम जब संकरण के प्रयोग कर रहे हैं तो हम कुछ जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं केवल हम उन्हीं की बात कर सकते हैं। क्या हमें पता है उसका गुणसूत्र कौन सा है, उसका कौन सा जीन कहाँ पहुँचा है? हमें नहीं पता होता है बिल्कुल भी। तो जो लक्षण हमें दिख रहे हैं, जो लक्षण विजिबल है, जो हमारे सामने है, जैसे पौधा लंबा है या बौना, वो तो हम देख सकते हैं। उसमें पुष्प पीले लगे हैं या सफ़ेद लगे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। उसकी फलियाँ झुर्रीदार है या फूली हुई है, उसके बीज गोल हैं या झुर्रीदार है, पुष्प अंत में लगे हैं या कक्ष में लगे हुए हैं, कक्षस्थ है या अग्रस्थ है, वो सब चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। तो वो सभी लक्षण जो हमारे लिए दृश्यमान है, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो लक्षण जिन्हें हम देख सकते हैं, हम जब प्रयोग कर रहे हैं, संकरण के प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में जो देखने योग्य जो लक्षण हैं उन्हें हम लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। जो विजिबल है, जिन्हें आप देख सकते हो, उन लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और उसके जो जीनीय प्रारूप है, जिसका जो जीन स्वरूप जो है, उसके जीन स्वरूप की अगर बात करें तो वो जीन स्वरूप जीनोटाइप कहलाता है। जैसे पौधा जो है लंबा है, ये हमें साफ साफ दिख सकता है, या पौधा बौना है, ये भी हमें साफ साफ दिख सकता है। तो ऐसे में ये लंबापन या पौधे का बौनापन, ये सब उसके लक्षण प्रारूप है। पुष्प का रंग लाल है या नीला है या जैसा भी है, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सभी लक्षण प्रारूप कहलाते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। और इनका जो जीनीय स्वरूप है, इनका जीन किस तरह है, जैसे लंबेपन के लिए जीन ये भी लंबेपन के लिए हो सकता है और ये भी लंबा हो सकता है, अभी प्रभाविता के नियम के हिसाब से। ऐसे ही बौनेपन का जो है ये है। तो इस जीनीय स्वरूप को ही उसका जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका जीनोटाइप कहते हैं। ऐसे स्वरूप कितने बन रहे हैं? यहाँ देखो, ये दोनों के दोनों लंबे के लिए है, लेकिन दो जीन स्वरूप हो गए लंबे के लिए ही, एक ही लक्षण के लिए दो अलग अलग जीन स्वरूप हो गए। और इन जीन स्वरूपों को ही जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो दो और परिभाषाएं हो गई, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। वो लक्षण जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण प्रारूप है, और उन लक्षणों का जीन स्वरूप क्या है, उसमें जीन कौन से मौजूद है, युग्मक कौन से मौजूद है, ठीक है, उसे जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं उसके दो और विभिन्न तरह के परिभाषाएं जो एक साथ आपको याद रखनी है। पहले प्रभावी लक्षण और दूसरा होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी, बुक्स में जैसा दिया हुआ है कि वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में दिखते हैं वो प्रभावी है और जो नहीं दिखते अप्रभावी है। थोड़ी सी इसमें जो है मिस्टेक है, या इसमें इम्प्रूव करना है आपको। इम्प्रूव ऐसा है कि
कि आप ये कह सकते हो कि विषम, इस प्रभावी के लिए हम ये प्रभावी के लिए हम ऐसे कहेंगे कि वे लक्षण जो विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपने आप को प्रकट करते हैं, वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। देखो, अगर कोई इस स्वरूप में है, उसके दोनों युग्मक एक ही तरीके हैं, तो श्योर है कि वो तो अपना लक्षण प्रकट करेंगे। ये जो है मान लो इस तरह की है, ये दोनों के दोनों युग्मक एक ही प्रकार के हैं, तो ये भी अपना लक्षण तो प्रकट करेंगे ही, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन इस अवस्था में भी जब दोनों के दो, ये विषम युग्मजीय अवस्था होती है, जब उसके दोनों युग्म विकल्पी एक साथ आ जाते हैं, यानी कि पौधे के लंबेपन का जीन भी यहाँ मौजूद है, पौधे के बोनेपन का जीन भी यहाँ मौजूद है, दोनों यहाँ मौजूद है, तो इस हिसाब से तो पौधे की लंबाई औसत लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस अवस्था में भी कोई अगर अपने आप को प्रकट करता है तो वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो इसके लिए उचित जो परिभाषा होगी वो ये होगी, वे लक्षण, कौन से, फिनोटाइपिक लक्षण, वे लक्षण जो विषम युग्मजीय अवस्था, ये विषम युग्मजीय अवस्था हो गई जब जीन के दोनों स्वरूप एक साथ हो, लंबेपन का और बोनेपन का, ऐसे जैसे, ठीक है, जीन के दोनों स्वरूप मौजूद हो, यानी कि विषम युग्मजीय अवस्था। वे लक्षण जो विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपने आप को प्रकट करते, इस अवस्था में तो ये प्रकट करेंगे ही करेंगे, समयुग्मजीय अवस्था में, तो विषम युग्मजीय अवस्था में भी जो अपने आप को प्रकट कर दे, वे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। किताब में इसे थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करना है, ये परिभाषा इसके लिए ठीक रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। तो वो लक्षण जो अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट कर सकते हैं, वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्योंकि ये जो, जैसे यहाँ इस अवस्था में पौधा लंबा बनता है, न कि बोना या औसत लंबाई का, इसका मतलब लंबापन ऐसा लक्षण है जो बोनेपन को दबा देता है, अपने आप को ही प्रकट करता है, और जो अपने आप को लक्षण प्रकट करता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण की परिभाषा आपको इस तरीके से याद रखनी है, ये आपको नोट कर लेनी है अपनी पुस्तिका में। देखो, दूसरा है अब अप्रभावी लक्षण। अब ये की ही परिभाषा में यहाँ प्रकट नहीं करता है, जो लगा देना है। यहाँ देखो, अप्रभावी लक्षण आप ये नहीं कह सकते कि ये जो पौधे का लंबा बोनापन है वो अप्रभावी है। ये साबित कब होगा? जब ये हम विषम युग्मजीय अवस्था पर लागू करते हैं। तो वे लक्षण, अब बस वो की वही परिभाषा है, यहाँ आपको नहीं लगाना है। वे लक्षण जो विषम युग्मजीय अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, अगर आप ये परिभाषा लगाते हैं, वे लक्षण जो विषम युग्मजीय अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो होते हैं अप्रभावी। क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। तो वे लक्षण जो अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट कर दें वो प्रभावी है, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये दो परिभाषाएं और याद हो गई होगी, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट जो दो परिभाषाएं हैं वो एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की आती है। एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। देखो, बहुत आसान है ये संकरण। सबसे पहले समझो संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है। संकरण होता है एक तरह से परागण की क्रिया, वो भी पर परागण अगर मनुष्य करवाता है तो वो एक तरह का संकरण होता है। मतलब ऐसे समझो, आप दो पुष्प हैं आपके पास, हम स्वयं जो है इस पुंकेसर से, मान लो ये पुष्प में पुंकेसर हैं लगे हुए हैं, उसके पुंकेसर से परागकण लिए
और इसके स्त्री केसर पर हमने डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, इसके लक्षण और इसके लक्षण इस पौधे में आ गए। इस पौधे में इन दोनों का संकरण हो गया, दोनों के लक्षण मिश्रित हो गए। तो इस तरह की क्रिया संकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। बहुत आसान सी बात है। तो एक तरह से अगर हम हमारी इच्छा से पर परागण करवाते हैं तो वो संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं ये एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण क्या है। तो जब आप संकरण के प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से पुंकेसर ले रहे हैं, यहाँ स्त्री केसर पर डाल रहे हैं, इससे बीज प्राप्त कर रहे हैं, ये संकरण है। तो संकरण की क्रिया अगर हम केवल एक लक्षण को लेकर करते हैं, केवल एक लक्षण को लेकर करते हैं, तब उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी कि पौधे में तो एक ही लक्षण, जैसे मेंडल की बात करते हैं, मेंडल ने जो पौधे के बहुत सारे लक्षण लिए, उनमें से भी 7 लक्षण महत्वपूर्ण लक्षण लिए, लेकिन जब उसने प्रयोग किए तो जैसे पौधे की लंबाई की बात करते हुए उसने सारे प्रयोग किए, फिर बाद में पुष्प के रंग की बात करते हुए सारे प्रयोग किए। ठीक है, तो अगर केवल एक लक्षण लेते हुए अगर संकरण का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे एक पौधा है जिसके केवल और केवल इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं कि वो लंबा है या बौना है, फिर उसके बीच में संकरण करवाया जा रहा है, फिर उसके संकरण के प्रयोग जांचें की जा रही है, परीक्षण किए जा रहे हैं, कई सारे उसके डाटा लिए जा रहे हैं। तो अगर आप केवल एक लक्षण, यहाँ केवल एक लक्षण की बात कर रहे हैं, पौधे की लंबाई, आगे कई पीढ़ियों तक इनकी जांच की जाएगी, तो बात सिर्फ उसकी पौधे की लंबाई की जाएगी, ऐसे संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड, एक ही लक्षण की बात करेंगे। यदि अब यहाँ पर आप लक्षण 2 ले लो, जैसे पौधे की लंबाई तो ले ली, साथ में अगर पुष्प का रंग भी ले लिया, अगर 2 लक्षण ले लिए, पुष्प का रंग और पौधे की लंबाई, और इस पर प्रयोग कर रहे हैं, जब लक्षण 2 लेंगे तब उसे द्विसंकर संकरण कहेंगे। यदि संकरण के प्रयोग 2 लक्षणों को लेकर किया जाते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। यदि संकरण के प्रयोग एक लक्षण को लेकर किए जाते हैं तो एक संकर संकरण कहलाते हैं। अब 3 ले तो त्रिसंकरण, और बहुत सारे लो तो बहुसंकर संकरण कहते हैं। तो मैंने यहाँ 2 ही लिखे हैं, आप मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। तो एक लक्षण को लेकर अगर संकरण प्रयोग किए जाते हैं तो एक संकर संकरण, और अगर 2 लक्षण लेकर किए जाते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, और बहुत सारे ले लिए तो बहुसंकर संकरण, पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में 3 परिभाषाएं यहाँ और आपको लेनी। ये 2 हो गई, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एक साथ। आपको देखो ये सब जिस तरीके से मैंने बताया है 2-2 या 3-3 के रूप में ऐसे ही याद करनी है। ठीक है, अब जो है वो 3 काम की है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस, परीक्षण क्रॉस और बाह्य क्रॉस। देखो पहले इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझो। एक पौधा जो लाल पुष्पों वाला है, एक पौधा जो सफ़ेद पुष्पों वाला है, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। इनके बीच में संकरण करवाया और इससे पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। जब पीढ़ियाँ आती है तो उसके लिए शब्द होता है यूज F1। F यानी कि होता है फीलियल। फीलियल का मतलब होता है पीढ़ी। तो इन दोनों पेरेंट की ये पहली पीढ़ी है, और पहली पीढ़ी में जो है कुछ इस तरीके का जीनोटाइप प्राप्त होगा, और ये वास्तव में लाल पुष्प वाला होगा। ठीक है, कैसा भी हो अपन को ये समझना नहीं है अभी हाल फिलहाल, वो भी समझेंगे जब हम इसके नियम पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ आप समझो, ये पौधा अगली पीढ़ी का हमें प्राप्त हो चुका है। ये दोनों उसके पेरेंट्स हैं। ये क्या है? ये जो पौधा है ये इसके एक तरह से आप ऐसे समझो, इसके पेरेंट्स हैं, माता पिता है P1 P2, और ये इसकी संतान है F1 पीढ़ी है। ठीक है, यदि
F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है, इस F1 पीढ़ी का संकरण इसके जनकों के साथ करवाया जाए। ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई F1, इस F1 पीढ़ी का संकरण उसके जनकों के साथ अगर करवाया जाता है, चूंकि पीछे की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए इसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस में करने क्या है, F1 पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी का उसके पेरेंट्स के साथ, वो पेरेंट्स एक भी हो सकता है या पेरेंट्स दूसरा भी हो सकता है, P1 P2 कोई सा भी, तो तब इसे कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। बैक यानी पीछे, पीछे। तो F1 पीढ़ी को उसके पेरेंट्स की तरफ, पीछे की तरफ जाकर अगर वो पीछे हो गया एक तरह से बैक, है ना, तब इसलिए बैक क्रॉस या व्युत्क्रम क्रॉस या पश्च क्रॉस, कई सारे नाम है। और संकर पूर्वज, संकर पूर्वज, अपने पूर्वजों के साथ संकरण, पश्च और व्युत्क्रम या बैक क्रॉस। तो अगर F1 पीढ़ी का उसके जनकों के साथ, ये जनक हो गए, जनक 1 या 2 कोई सा भी, अगर F1 पीढ़ी का उसके जनकों के साथ संकरण करवाया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस या पश्च क्रॉस कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ। तो देखो, हमने बैक क्रॉस में क्या देखा कि F1 संतति जो है उसका उसके जनकों के साथ संकरण करवाया जा रहा है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं या व्युत्क्रम या पश्च संकरण कहते हैं। अब यदि यहाँ देखो, यहाँ जनक निर्धारित नहीं किए गए हैं कि कौन सा जनक है। अगर जनक भी निर्धारित कर दिया जाए कि कौन से जनक के साथ अगर किया जाता है, तब ये अगले 2 नाम आ जाते हैं। कैसे, यहाँ देखो, यदि F1 जो पीढ़ी है, इस F1 का संकरण उसके अप्रभावी के साथ करवाया जाता है, उसके अप्रभावी के साथ अगर किया जाता है, F1 जनरेशन, उसका संकरण किससे करवाया जा रहा है, उसके अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ। यदि F1 पीढ़ी का संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तब इसे टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसकी वंशावली जांच का बहुत अच्छा कार्य करता है, इसका अनुपात हमेशा निश्चित आता है, इसलिए इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। किससे, F1 संतति का उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जा रहा है। कौन से जनक, अप्रभावी जनक के साथ करवाया जा रहा है, तो उसे टेस्ट क्रॉस कह रहे हैं। फिर अगला, अगर उसके प्रभावी जनक के साथ, कौन सा जनक, प्रभावी जनक अगर ले लेते हैं, यानी कि F1 संतति का उसके प्रभावी जनक, जनक कैसा होगा, प्रभावी। यदि F1 संतति का उसके प्रभावी जनक के साथ, कौन सा जनक, प्रभावी जनक के साथ अगर संकरण करवा दिया जाता है, तब उसे आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। व्युत्क्रम, बाह्य संकरण उसको कहते हैं, बाह्य संकरण उसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने ये तीनों क्रॉस देखे। बैक क्रॉस, जब हम पूर्वज जनकों के साथ अगर संकरण करवाते हैं F1 संतति का, तो बैक क्रॉस। अगर जनक अप्रभावी लिया तो टेस्ट क्रॉस, जनक प्रभावी लिया तो उसे बाह्य क्रॉस या आउट क्रॉस कहते हैं। अगला है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल संकरण क्या होता है। तो देखो, यहाँ प्रभावी अप्रभावी यहाँ इतने जरूरी नहीं है। मान लो अगर एक जनक को एक बार, यहाँ नर और यहाँ मादा, यदि जनकों को जब संकरण करवा रहे हैं, यदि जनकों को एक बार नर की तरह यूज करके संतति प्राप्त करें, फिर उसी जनक को दूसरी बार मादा की तरह यूज कर रहे हैं, दूसरे को उसका उलट देते हैं, नर की तरह व्यवहार कर रहे हैं एक तरह से, तो एक बार अगर किसी जनक को नर की तरह और उसी जनक को उसके बाद में मादा की तरह अगर व्यवहार, मतलब उसका उपयोग किया जाता है संकरण के लिए, तो इस तरह का संकरण जो है वो रेसिप्रोकल संकरण कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। मतलब यहाँ जनक को एक बार नर की तरह प्रयोग किया जाता है, मतलब उसके परागकण काम में लिए जाते हैं संकरण के लिए,
और दूसरी बार उसके परागकणों को तो हटा दिया जाता है, उसके वर्तिकाग्र, उसके जो जायांग वाला भाग है उसको यूज लिया जाता है संकरण के लिए। मीन्स एक बार वो नर की तरह प्रयोग आ रहा है और एक बार मादा की तरह प्रयोग किया जा रहा है। और इस तरह अगर संकरण करवाया जाता है तो उसे रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने आनुवांशिकी से संबंधित जो शब्दावली है जो आपके काम आती रहेगी, ये शब्दावली जब तक आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तब तक ये आपके काम आती रहेगी, इसलिए इन्हें आपको अच्छी तरीके से समझना है। और आपकी एग्जाम्स के हिसाब से भी 1 नंबर तो निश्चित है अगर आपने ये 14 शब्दावली आपने याद कर ली तो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें इसी तरह biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और